वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टीडीएस का सेक्शन जो कि हमारे पास एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से। जी हाँ, नया सेक्शन हमारे पास टीडीएस का आया है जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है। और उस सेक्शन का नाम मेरे पास क्या है? सेक्शन 194R। देखिए, सेक्शन 194R मेरे पास आया कब था? फाइनेंस बिल के अंदर दिया गया था, लेकिन एप्लीकेबिलिटी जो है इसकी वो 1 जुलाई से होगी। ठीक है जी। तो सेक्शन 194R में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं सेक्शन 194R भी डिस्कस करूंगी, प्लस उसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी हैं वो गाइडलाइंस भी आज ही की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। विद एग्जांपल्स हम हर एक गाइडलाइन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेक्शन 194R है क्या। देखिए, सेक्शन 194R क्या कहता है कि कोई भी जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, कि अगर कोई भी पर्सन बेनिफिट और परक्विजिट अगर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है वो क्या देगा? आइदर बेनिफिट और परक्विजिट। ठीक है जी। जो बेनिफिट और परक्विजिट है अगर वो रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन दे रहा है, ठीक है जी, कोई भी पर्सन है, ही इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और अराइजिंग ऑफ अ और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, यानी या तो वो जो बेनिफिट और परक्विजिट है उसके बिजनेस से रिलेटेड होगा, या वो बेनिफिट और परक्विजिट एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। अगर इन दोनों से वो बेनिफिट और परक्विजिट रिलेटेड है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस किस सेक्शन में? 194R सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 10%। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट, यानी अगर आपने कोई बिजनेस के अंदर परक्विजिट दिया या बेनिफिट दिया किसी मेंबर को, चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं है, यानी आपने इन काइंड भी अगर दिया तो भी उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया। किस रेट से? 10% की रेट से। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है जी। नेक्स्ट आपको क्या किया हुआ है, यहाँ ये कह रहे हैं कि पार्टली अगर कैश में है और पार्टली अगर काइंड में है, कोई भी आपने जो बेनिफिट या परक्विजिट दिया वो पार्टली कैश में है और पार्टली किस में है जी? काइंड में है। ठीक है। तो यहाँ पे सफिशियंट कैश है या नहीं है आप ये चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपने कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट दिया, ठीक है जी, वो इन काइंड है, 50,000 की प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है जी? मैं कह रही हूँ इन काइंड है, कोई भी आपने प्रोडक्ट दी है, इसका टीडीएस कितना बनेगा? 5,000। तो इस प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले, इस प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले मेक श्योर कि आपने सामने वाले पर्सन से 5,000 ले लिए हो और उस टीडीएस को आप डिपॉजिट करवा दें। मेरी बात समझ में आई? यानी वो 50,000 की प्रोडक्ट आपको तभी रिलीज करनी है जब सामने वाला पर्सन टीडीएस का पैसा इन कैश में आपको दे दे। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि वो जो प्रोडक्ट है वो इन काइंड प्लस कैश है, यानी 50,000 की आपने उसको प्रोडक्ट तो दी ही है, प्लस 11,000 का कैश भी दे दिया। 11,000 का कैश भी दे दिया। नाउ हियर द टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 61,000। ठीक है। अब 61,000 का आप 10% करेंगे, दैट विल बी 6,100। देखिए यहाँ पे कैश जो है, कैश सफिशियंट है, आपके पास सफिशियंट कैश अवेलेबल है। आप इसी में से टीडीएस डिडक्ट कीजिए 11,000 में से, और बाकी का पैसा प्लस में जो प्रोडक्ट है इन काइंड वो आप सामने वाले पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? नाउ द थर्ड एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे जो 50,000 आपको जो मिला इन काइंड, प्लस मैं बात कर रही हूँ कि 1100 का ही कैश मिला। ठीक है। द कैश अमाउंट हेयर इज ओनली 1100 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास इनकी? 51,100 रुपीज। अगर मैं इसका 10% निकालूं, द 10% विल बी व्हाट? 5110 रुपीज। नाउ अब ये 5110 रुपीज आ गए। द कैश इज नॉट सफिशियंट टू डिपॉजिट द टीडीएस। जो कैश है, कैश हमारे पास कितना है जी? यहाँ पे कैश हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए, जबकि टीडीएस कितना डिपॉजिट करवाना है हमें? टीडीएस डिपॉजिट करवाना है 51,110 रुपीज। ठीक है जी, 51,110 रुपीज ये हमें जमा करवाना है। अब क्या करें? अब आप एक काम कीजिए, इसमें से इसको माइनस करो 1100 को। ठीक है।
आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करने हैं 1100 रुपए। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4010। ये अमाउंट आप कलेक्ट कर लीजिए सामने वाले रिसिपिएंट से जिसको आपने काइंड और कैश देना है, ठीक है। ये 1100 आपने यूटिलाइज कर लिए। फर्दर रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपने क्या करना है, रिसिपिएंट से कलेक्ट करनी है। जब वो अमाउंट आपको रिसिपिएंट से कलेक्ट हो जाए उसके बाद ही आपको उसी के बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो रिलीज करना है। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 194 की, तो आप क्या देखेंगे, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज दैट एक तो बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने बेनिफिट और परक्विजिट दिए वो पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, या आइदर दे आर रिलेटेड टू प्रोफेशन, ठीक है। प्लस दूसरी बात मैं करूं, वो इन काइंड भी हो सकते हैं और इन कैश भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। अगर ये कंडीशंस पूरी हैं तो हमें 10% इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे अगर मैं पढ़ूंगी, मैं आपको अभी दिखाती हूं इसके अंदर, ठीक है। सर्कुलर के अंदर आपने क्या देखेंगे इसमें कि अगर वैल्यू वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा है तो ही हमारे ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर वैल्यू 20,000 से कम है तो ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर बेनिफिट और परक्विजिट की अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 20,000 आएगी तो ही इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी 194 आर की। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 20 के आएगी तो 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। साथ ही साथ अदर भी कंडीशंस हैं जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। देखिए सबसे पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं। यहां आपके पास दिया हुआ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर दी है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वन टाइम नहीं, ठीक है, वन टाइम नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 20,000 से आपने ज्यादा की वैल्यू दी तो आपके ऊपर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20,000 से कम के बेनिफिट्स और परक्विजिट दिए हैं देन दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। आपको 194 आर के अंदर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करना, ठीक है जी। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोवाइजो है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है अगर इनकी जो टोटल सेल अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम है इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इन केस ऑफ प्रोफेशन अगर 50 लाख रुपीज से कम है, कब, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इमीडिएटली प्रिसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है अगर उसमें 50 लाख से कम प्रोफेशन के अंदर ग्रॉस रिसीट्स है और 1 करोड़ से कम बिजनेस के अंदर सेल है। अगर मैं बात करूं ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा किसको, इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ, इन दोनों को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। इन दोनों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। आप ध्यान से सुनिए किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट वन हम बात करेंगे बिजनेस की, सेकंड वन हम बात करेंगे प्रोफेशन की, ठीक है। बिजनेस के अंदर अगर 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है, प्रोफेशन के अंदर अगर 50 लाख से कम की ग्रॉस रिसीट्स है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे 194 आर से रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी जो हमारे पास फाइनेंस एक्ट में आई थी वो मैंने डिस्कस किया। इसके अंदर एक चीज और बता दूं कि अगर मैं बात करूंगी ना कंपनी की, तो कंपनी के अंदर कंपनी के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफिसर भी जिम्मेदार माना जाएगा अगर आपने सेक्शन 194 आर में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो, ठीक है। अगर 194 आर में टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफिसर भी जिम्मेदार माना जाएगा कंपनी के केस में। अब ये तो थी हमारे पास सर्कुलर की बात जो मेरे पास फाइनेंस एक्ट के अंदर इंसर्शन आई थी सेक्शन 194 आर की, मैंने वो आप लोगों को बताई। क्लियर एवरीवन। अभी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जस्ट अपलोड होगी किसकी, मैं लिंक भी लास्ट में दे रही हूँ, गाइडलाइंस की। जो गाइडलाइंस हमारे पास गवर्नमेंट ने इशू की हैं सेक्शन 194 आर से रिलेटेड, तो गाइज वो गाइडलाइंस जो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।